नमस्कार। पिछली बार मैंने आपको बर्मा से भारतीयों को लाने के किस्से सुनाए थे। आज मैं 1975 में इंडो चाइना देशों वियतनाम, लाओस और कंबोडिया से अमेरिकी फ़ौजों की वापसी के बाद वियतनाम और कंबोडिया से भारतीयों के लौटने के बारे में बताऊंगा। तो आज का ये किस्सा उन भारतीयों के बारे में है जो कंबोडिया से वापस लौटे थे। जब अमेरिकी लोग वहाँ से निकल गए और कंबोडिया में भी साम्यवादी शासन हो गया था, तो वहाँ हालात बहुत बिगड़ गए। नई साम्यवादी सरकार लोगों पर अत्याचार करने लगी और सभी विदेशियों का वहाँ से निकलना ज़रूरी हो गया। उस समय कंबोडिया में फ्रेंच दूतावास ने कई विदेशियों को वहाँ से निकालने में सहायता की थी। तो ये 1975 की बात है। एक दिन भारतीय दूतावास में फ्रेंच दूतावास से फ़ोन आया कि कुछ विदेशी नोमपेन से सड़क मार्ग से थाईलैंड की तरफ आ रहे हैं और थाईलैंड बॉर्डर पर उनको रिसीव करके उन्हें आगे भेजने का काम करना है। उस दल में करीब 30 भारतीय भी हैं। तो भारतीय दूतावास से अनुरोध किया गया था कि उन भारतीयों की देखभाल करने के लिए भारतीय दूतावास को व्यवस्था करे। तो दूतावास के एक अधिकारी एक दो कर्मचारियों के साथ उसी समय थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर की तरफ चल पड़े। अब थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर में जहाँ पर इन लोगों ने एंटर करना था, वो एक छोटी सी जगह थी थाईलैंड में, अरण्या प्रथेट। वहाँ पर सुविधाएं भी बहुत कम थी, वहाँ जाना भी काफ़ी मुश्किल था क्योंकि बीच में कच्चे रास्तों से जाना पड़ता था। तो भारतीय दूतावास के अधिकारी बैंकॉक से ही एक बड़ी बस किराए पर अपने साथ लेकर गए थे ताकि वहाँ से भारतीयों को लेकर आ सके। फिर वो बॉर्डर पहुँचे। बॉर्डर में जब वो विदेशी पहुँच गए कंबोडिया से, तो उन सबको बस में बैठाकर बैंकॉक लाया गया। ये भारतीय लोग करीब 30 के लगभग थे। इनमें से कुछ तो ऐसे थे जो कि बैंकॉक की एक कंपनी मस्काटी एंड कंपनी के कार्यकर्ता थे। तो उन लोगों की देखभाल का काम तो उनकी कंपनी ने संभाल लिया। कुछ सिंधी परिवार ऐसे थे जिनके रिश्तेदार बैंकॉक में थे और वो अपने रिश्तेदारों के पास चले गए और उन्होंने अपना प्रबंध स्वयं कर लिया। लेकिन लगभग 15 ऐसे भारतीय थे जिन्हें पूरी सहायता की ज़रूरत थी। तो उनको बैंकॉक में ठहराने का और आगे भारत भेजने का सारा जिम्मा भारतीय दूतावास ने उठाया। उन 15 लोगों में एक ही परिवार के 10 लोग थे जिनमें स्त्रियां और बच्चे भी थे। ये महाराष्ट्र का एक परिवार था, मयक्कर परिवार। वो लोग कंबोडिया में बरसों से सेटल्ड थे और नोमपेन जो कंबोडिया की राजधानी थी, वहाँ का जो एकमात्र सिनेमा हॉल था, उसके मालिक थे। अच्छे समय में जब नोमपेन में सब कुछ सामान्य था तो सिनेमा हॉल अच्छा चलता था और उन लोगों का कारोबार अच्छा था। तो वो लोग करीब करीब वहाँ स्थायी रूप से ही रहने लग गए थे। लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में जब वहाँ रहना ही मुश्किल हो गया, तो फिर उन लोगों को भी वहाँ से निकलना पड़ा। और जब वो निकले तो सब कुछ वहीं छोड़कर निकले थे। उनके पास तो इतने साधन भी नहीं थे कि वो बैंकॉक से आगे भारत की यात्रा भी कर सकें। उसकी व्यवस्था भी भारतीय दूतावास ने बैंकॉक में जो भारतीय समुदाय था उनकी सहायता से की थी। लेकिन उसमें एक समस्या खड़ी हो गई। मयकर परिवार के बाकी सब लोगों के पास तो भारतीय पासपोर्ट थे, लेकिन उस परिवार में एक महिला थी जो कंबोडिया की थी। उनके पास भारतीय पासपोर्ट नहीं था। हुआ यूँ था कि मयकर परिवार के किसी सदस्य ने एक कंबोडियन महिला से शादी कर ली थी और फिर उसकी मृत्यु हो गई।
तो वो महिला परिवार के साथ ही रही। और जब ये सब लोग वहाँ से निकले तो उन लोगों ने उस महिला को अकेले बेसहारा कंबोडिया में छोड़ने की बजाय अपने साथ लाने का निर्णय कर लिया। अब समस्या ये खड़ी हो गई कि बैंकॉक से भारत की यात्रा के लिए उसके पास कोई यात्रा पत्र नहीं था और भारतीय दूतावास भी उसको यात्रा पत्र नहीं दे सकता था क्योंकि वो कंबोडियन थी। दूसरी तरफ बात ये थी कि भेजना भी उसे ज़रूरी था, अकेला उसे बैंकॉक में छोड़ा भी नहीं जा सकता था। तो खैर आखिर भारतीय दूतावास में इस पे खूब विचार करके हम लोगों ने उसे एक वन वे ट्रैवल डॉक्यूमेंट इमरजेंसी सर्टिफिकेट दे दिया, जिसमें उसका नेशनल स्टेटस लिख दिया, वाइफ ऑफ एन इंडियन नेशनल। और इस प्रकार वो मयकर परिवार पूरा भारत लौट गया। तो ये इस तरह के किस्से भारतीयों को अपने देश लाने के लिए राजदूतावासों को जो कार्य करना पड़ता है उसके होते रहते हैं, लेकिन आमतौर पर भारत में लोगों को पता नहीं चलता है कि भारतीयों की सहायता करने के लिए भारत के दूतावासों को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मैंने सोचा ये किस्सा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। अगली बार मैं वियतनाम से आने वाले लोगों के बारे में कुछ बातें बताऊँगा। धन्यवाद।